प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ABST पेपर फर्स्ट के इनकम फ्रॉम सैलरीज टॉपिक के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ आज की ये परिचर्चा इस कोविड काल में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को अवश्य सुने ताकि ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम निम्न 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। फर्स्ट है ग्रेच्युटी यानी उपदान। प्रिय विद्यार्थियों, ग्रेच्युटी क्या है? कि प्रत्येक कर्मचारी को उनके सफल सेवा काल के प्रतिफल के बदले में नियोक्ता द्वारा पुरस्कार स्वरूप जो राशि प्रदान की जाती है उसे ग्रेच्युटी यानी उपदान कहा जाता है। ग्रेच्युटी की आयकर की दृष्टि से निम्न परिस्थितियाँ बनती हैं। नंबर 1 है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि पूर्णतया करमुक्त मानी जाती है। अन्य कर्मचारी अर्थात निगम के कर्मचारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि का निर्धारण करने के लिए निम्न 2 परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। नंबर 1 है यदि कर्मचारी पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, और नंबर 2 यदि कर्मचारी पर 1972 का अधिनियम लागू नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, 1972 का एक्ट लागू होता है या नहीं होता है, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, तो सबसे पहले हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। सरकारी, असरकारी, गैर सरकारी सभी कारखाने, खान, बागान, बंदरगाह है, तेल क्षेत्र, रेलवे कंपनी तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान जिनमें कम से कम 10 कर्मचारी कार्यरत होते हैं, उनके सभी कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए यदि 10 या 10 से अधिक कर्मचारी होते हैं तो ही एक्ट लागू होता है। यदि व्यापारिक प्रतिष्ठान में 10 से कम संख्या होती है कर्मचारियों की, तो उस प्रतिष्ठान पर 1972 का एक्ट लागू नहीं होता है। बाकी अन्य जो संस्थान हैं उन पर 1972 एक्ट हमेशा लागू होता ही है, क्योंकि सामान्यतया उनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारियों की संख्या ही मानी जाती है। सूचना के अभाव में व्यापारिक प्रतिष्ठान में 10 से कम कर्मचारी माने जाते हैं और अन्य संस्थानों में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी माने जाते हैं। इस प्रकार से हम 1972 के एक्ट का लागू होना या नहीं होना इसका निर्धारण हम कर सकते हैं। नंबर 1, यदि कर्मचारी पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है तो ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि में से हम 3 राशियों की गणना करेंगे, और इन 3 राशियों में से जो सबसे कम राशि होती है उस राशि के बराबर ग्रेच्युटी की राशि करमुक्त मानी जाती है। नंबर 1 है ग्रेच्युटी की वास्तविक प्राप्त राशि। नंबर 2 है प्रत्येक सेवावर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन। 15 दिन के औसत वेतन की गणना करते समय जब सेवावधि गणना करते हैं तो 6 माह से अधिक को भी पूर्ण वर्ष मान लिया जाता है। जैसे यदि कोई कर्मचारी 22 साल और 8 माह सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त होता है तो उसकी सेवावधि 23 वर्ष मानी जाती है। और नंबर 3 है अधिकतम राशि बराबर 20 लाख रुपए। 15 दिन के औसत वेतन की गणना किस प्रकार से की जाती है, इसके लिए अधिनियम एक सूत्र दिया गया है। उस सूत्र द्वारा हम 15 दिन का औसत वेतन ज्ञात कर सकते हैं। 15 दिन का औसत वेतन बराबर
अंतिम पूर्ण सेवा माह का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता बट्टा 26 और गुणा 15। इस सूत्र में मासिक वेतन में 26 का भाग इसलिए लगाया जाता है एक दिन का वेतन ज्ञात करने के लिए, क्योंकि आमतौर पर प्रत्येक माह में 30 दिन माने जाते हैं और ऑन एन एवरेज एक माह में 4 संडे के अवकाश माने जाते हैं। इस प्रकार से 26 वर्किंग डेज बनते हैं, इसलिए 26 का भाग लगाकर एक दिन का वेतन ज्ञात किया जाता है और एक दिन के वेतन को 15 से गुणा करके 15 दिन का औसत वेतन ज्ञात कर लिया जाता है। नंबर 2 है, यदि कर्मचारी पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है तो ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि में से निम्नलिखित 3 राशियों की गणना की जाती है और तीनों में से सबसे कम राशि के बराबर राशि को करमुक्त माना जाता है। नंबर 1 है ग्रेच्युटी की वास्तविक प्राप्त राशि। नंबर 2 है प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह का औसत वेतन और नंबर 3 है अधिकतम राशि बराबर 20 लाख रुपए। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर 2 जो राशि है उसमें प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए आधे माह का औसत वेतन ज्ञात किया जाता है। यहाँ पूर्ण वर्ष का मतलब होता है पूर्ण वर्ष, यानी यदि किसी वर्ष में दिनों की अवधि की संख्या कुछ दिनों के लिए भी कम रह जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी 25 वर्ष और 10 माह सेवा करने के पश्चात रिटायर होता है तो उसके 10 माह छोड़ दिए जाएंगे और 25 माह उसका सेवा काल माना जाएगा। आधे माह का औसत वेतन कैसे ज्ञात करते हैं इसका भी अधिनियम में प्रावधान दिया गया है, सूत्र दिया गया है और वो इस प्रकार से है कि आधे माह का औसत वेतन बराबर सेवानिवृत्ति वाले माह से तुरंत पूर्व के 10 माह का मूल वेतन प्लस सेवा शर्तों के अंतर्गत महंगाई भत्ता प्लस विक्रय कमीशन और बट्टा 10 और गुणा 1/2। इस प्रकार से आधे माह का औसत वेतन ज्ञात किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि एक्ट लागू होता है तो 15 दिन का वेतन ज्ञात करते समय मूल वेतन के साथ में महंगाई भत्ता जोड़ना ही पड़ता है, भले शर्तुम हो या नहीं हो। परंतु यदि कर्मचारी पर 1972 का एक्ट लागू नहीं होता है तो उस स्थिति में आधे माह का औसत वेतन ज्ञात करते समय पिछले 10 माह के मूल वेतन के साथ में महंगाई भत्ता तभी जोड़ा जाएगा जबकि वह सेवा शर्तों के अंतर्गत हो और कमीशन तभी जोड़ा जाएगा जबकि वह विक्रय पर हो, अन्यथा नहीं जोड़े जाते हैं। अब इसमें 1-2 बातें और दी गई हैं कि यदि कर्मचारी ये जो अधिकतम राशि 20 लाख रुपए ये संपूर्ण जीवन काल के लिए प्रावधान के रूप में इसको शामिल किया गया है। यदि कर्मचारी पहले किसी दूसरी नियोक्ता के यहाँ सेवानिवृत्त हो चुका था और वहाँ भी कुछ राशि करमुक्त हो गई थी तो उस स्थिति में 20 लाख में से पहले वाले करमुक्त राशि घटाकर शेष जो राशि बचती है उसी को अधिकतम राशि माना जाता है, क्योंकि एक कर्मचारी के जीवन काल में 20 लाख रुपए से अधिक ग्रेच्युटी रूप में राशि करमुक्त नहीं हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रावधान इसमें आता है पेंशन। प्रिय विद्यार्थियों, पेंशन हमेशा सेवानिवृत्ति के पश्चात ही प्रारंभ होती है और कर्मचारी की मृत्यु तक उसको प्राप्त होती है। यदि कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के पश्चात, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके जीवन साथी को ये पेंशन प्राप्त होती है, मगर वो फैमिली पेंशन नाम से जानी जाती है। तो कर्मचारी स्वयं को जो पेंशन प्राप्त होती है वो वेतन शीर्षक के आय में कर योग्य मानी जाती है और जीवन साथी को जो प्राप्त होती है वो फैमिली पेंशन मानते हुए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य मानी जाती है, वेतन शीर्षक के अंतर्गत नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, पेंशन 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है नॉन कम्यूटेड पेंशन, अर्थात प्रति माह प्राप्त होने वाली पेंशन। प्रति माह प्राप्त होने वाली पेंशन अर्थात नॉन कम्यूटेड पेंशन सरकारी, असरकारी तथा गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य होती है, अर्थात वेतन शीर्षक की आय में पूरी राशि शामिल की जाती है, पूरी राशि कर योग्य मानी जाती है। नंबर 2 है कम्यूटेड पेंशन, यानी एक मुश्त पेंशन। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्यतया प्रत्येक कर्मचारी को ऑप्शन दिया जाता है कि वो स्वीकृत पेंशन का एक भाग वो एक साथ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो
अधिक राशि प्राप्त होती है और उसकी जो सामान्य ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए ये राशि उसके काम आती है, इसलिए इसको ऑप्शन दिया जाता है। यदि कर्मचारी एकमुश्त पेंशन के ऑप्शन का चयन करता है तो उस स्थिति में प्रावधान इस प्रकार से बताया गया है कि सरकारी तथा अर्ध सरकारी कर्मचारियों की दशा में कम्यूटेड पेंशन की पूर्ण राशि कर मुक्त मानी जाती है, अर्थात आय में शामिल नहीं की जाती है। गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में ये प्रावधान निम्न प्रकार से है, इसकी दो परिस्थितियाँ बताई गई हैं। नंबर 1 है, यदि गैर सरकारी कर्मचारी को कम्यूटेड पेंशन के साथ में ग्रेजुएटी भी प्राप्त होती है तो पूर्ण स्वीकृत पेंशन के 1/3 के बराबर राशि करमुक्त होती है और प्राप्त राशि में से करमुक्त राशि घटाकर शेष राशि को वेतन शीर्ष की आय में कर योग्य माना जाता है। नंबर 2 परिस्थिति बनती है कि यदि गैर सरकारी कर्मचारी को कम्यूटेड पेंशन के साथ एकमुश्त पेंशन के साथ ग्रेजुएटी नहीं प्राप्त होती है तो पूर्ण स्वीकृत पेंशन के 1/2 के बराबर राशि करमुक्त होती है। प्राप्त राशि में से करमुक्त राशि घटाने पश्चात जो शेष राशि बचती है उसको करमुक्त माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो तीसरा बिंदु जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है अर्न्ड लीव सैलरी, अर्थात इनकेसमेंट ऑफ अर्न्ड लीव, अर्थात अर्जित अवकाश वेतन, या अन्य शब्दों में कहें अर्जित अवकाश का नकदीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी दो परिस्थितियाँ बनती हैं कि यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पूर्व अर्थात सेवा काल के अंतर्गत अर्जित अवकाश यानी छुट्टियों का पैसा नकद के रूप में प्राप्त करता है तो ये राशि सरकारी, असरकारी तथा गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य मानी जाती है। दूसरी परिस्थिति बनती है सेवानिवृत्ति के पश्चात। यदि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात अर्जित अवकाश के बदले में एकमुश्त राशि प्राप्त होती है तो इसका प्रावधान इस प्रकार से बताया गया है। नंबर 1 है, सरकारी कर्मचारियों की दशा में सेवानिवृत्ति के पश्चात प्राप्त होने वाली अर्जित अवकाश वेतन की संपूर्ण राशि करमुक्त होती है। नंबर 2 है, गैर सरकारी कर्मचारियों की दशा में अर्थात अन्य कर्मचारियों की दशा में यदि अन्य कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के पश्चात अर्जित अवकाश वेतन की एकमुश्त राशि प्राप्त होती है तो इस प्राप्त राशि में से निम्नलिखित 4 राशियों की गणना की जाती है और चारों में से सबसे कम राशि को करमुक्त माना जाता है। नंबर 1 है अर्जित अवकाश वेतन की वास्तविक प्राप्त राशि। नंबर 2 है 10 माह का औसत वेतन और नंबर 3 है शेष सेवा अवधि का अर्जित अवकाश वेतन और नंबर 4 है अधिकतम राशि यानी 3 लाख रुपए। प्रिय विद्यार्थियों, तो तीसरी राशि की जो गणना की जाती है शेष सेवा अवधि, इसी गणना कैसे की जाए तो इसमें ये बताया गया है कि उसके प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 30 माह का अर्जित अवकाश मान्य माना गया है। प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 30 दिन के आधार पर अर्जित अवकाश की गणना की जाती है और उसमें से उसके द्वारा सेवा काल में जितने अवकाश का उपभोग कर लिया गया है वो संख्या घटाकर शेष जो अवधि बनती है या बचती है उसको हम शेष अवधि कहते हैं। तो इस तरह से थर्ड जो अवधि है उसकी गणना की जाती है। अब दूसरी राशि 10 माह का औसत वेतन और शेष अवधि का वेतन, इसकी गणना करने के लिए आपको मासिक औसत वेतन की आवश्यकता पड़ेगी और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है इसकी प्रक्रिया भी अधिनियम में बताई गई है और वो इस प्रकार से है। 10 माह का औसत वेतन के लिए आपको मासिक औसत वेतन की गणना करनी पड़ती है और इसका सूत्र इस प्रकार से है कि मासिक औसत वेतन बराबर सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व के 10 माह का मूल वेतन प्लस 10 माह का सेवा शर्तों के अंतर्गत महंगाई भत्ता और प्लस 10 माह का विकल्प कमीशन। इस प्रकार से इन 3 राशियों के योग में 10 का भाग लगाकर 1 माह का औसत वेतन ज्ञात किया जाता है। 1 माह का औसत वेतन ज्ञात करने के पश्चात ऊपर जो 4 राशियाँ बताई गई हैं उनमें से सेकंड और थर्ड राशि की गणना की जाती है। इस प्रकार से ये 4 राशियों की गणना करने के पश्चात चारों में जो सबसे कम राशि होती है उसको करमुक्त माना जाता है
और अर्जित अवकाश वेतन की प्राप्त राशि में से करमुक्त राशि घटाने के पश्चात जो शेष राशि बचती है उसको वेतन शीर्ष की आय में कर योग्य माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो 3 लाख रुपये अधिकतम राशि बताई गई है वो कर्मचारी के लिए संपूर्ण जीवन काल के लिए बताई गई है। अर्थात यदि कर्मचारी पहले दूसरे नियोक्ता के यहाँ सेवा करता था और वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुका था और इस प्रावधान के तहत कुछ राशि करमुक्त हुई थी, तो वो राशि वर्तमान नियोक्ता के लिए करमुक्त राशि ज्ञात करते समय 3 लाख में से घटाई जाती है और शेष जो राशि बचती है उसी को 3 लाख के स्थान पर रखा जाता है। अर्थात जैसे मान लो पूर्व नियोक्ता के यहाँ जब करमुक्त हुआ था, रिटायर हुआ था तब मान लीजिए 1 लाख रुपये करमुक्त हो चुका था, तो यहाँ वर्तमान नियोक्ता के यहाँ रिटायर होते समय चौथी जो राशि है अधिकतम 3 लाख रुपये, उसमें से 3 लाख में से 1 लाख घटाकर 2 लाख रुपये ही रखी जाएगी। तो 2 लाख तो यहाँ करमुक्त हो सकती है और 1 लाख पहले करमुक्त हो चुकी। इस प्रकार से उसको संपूर्ण जीवन काल में अधिकतम 3 लाख रुपये की करमुक्ति का लाभ प्रदान किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि कर्मचारी स्वयं सेवानिवृत्त होता है तो उसके लिए ये इस प्रावधान के आधार पर ये राशि करमुक्त मानी जाती है। और यदि मान लीजिए कर्मचारी की सेवा करते हुए मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है और उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को एकमुश्त राशि प्राप्त होती है अर्जित अवकाश के रूप में, तो वो उसके लिए आयकर से मुक्त मानी जाती है। इस प्रकार से हमने आज इन 3 प्रावधानों पर चर्चा की है और इस वीडियो को आप अवश्य सुने। ये आपके लिए परीक्षा दृष्टि से और वैसे भी ज्ञान की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।